नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सीएम धामी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से मुलाकात की और राज्य में चल रही पार्टी की चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में लगातार ये ज्वाइनिंग अभियान जारी है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और जो व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक है, उन सभी के नामों को उनके द्वारा पार्टी हाईकमान को भेजा जा रहा है, जिस पर पार्टी हाईकमान अंतिम निर्णय लेगी। निश्चित रूप से देखिए, एक तो उनका जो आंतरिक वो अपनी सरकार से असंतुष्ट लोग हैं और मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी में सरकार चलाने के तरीके में कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर उनके विधायक क्यों जा रहे हैं, उनके नेतृत्व से क्यों नाखुश हो रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने अपना आवेदन किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज विकास चारों तरफ हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बनी हैं, नारी शक्ति का उत्थान हुआ है, नारियों के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनी हैं, अनेक सारे देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए। नौजवान युवाओं के लिए रोजगार हो, स्वरोजगार हो, अन्य क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ है, किसानों की समृद्धि के लिए काम हुए हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुए हैं। और उत्तराखंड में भी अभूतपूर्व रूप से उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है। उसी के कारण आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव में जाना चाहते हैं। तो हमने भी सारे नामों को लिया है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उन सभी नामों को हम प्रेषित कर देंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट सत्र का चौथा दिन, सदन में आक्रामक रहेंगे विपक्ष के तेवर। आज विभागों के हिसाब से होगी बजट पर चर्चा, पटल पर आएगी रेरा की एनुअल रिपोर्ट, कई विधेयकों पर होगी चर्चा। तो देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी, बजट का चौथा दिन उत्तराखंड विधानसभा में, इसमें पटल पर आएगी रेरा की एनुअल रिपोर्ट। इसके अलावा जानकारी ये मिल रही है कि विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, कई विधेयकों पर होगी चर्चा। सदन में आक्रामक रहेंगे विपक्ष के तेवर। तो सख्त होगा कानून, उत्तराखंड में लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। उत्तर प्रदेश में लागू कानून से सख्त होगा कानून। गृह विभाग में मंथन लगभग हो चुका है पूरा। यूपी के कानून से अलग कुछ बदलाव किए गए। विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कानून के प्रदेश में लागू होने के बाद होगी सख्ती। प्रदर्शन दंगे के वक्त संपत्तियों को होने वाले नुकसान की होगी भरपाई। यूपी और हरियाणा जैसे प्रदेशों में इस तरह के कानून पहले से लागू। उत्तराखंड में लोक संपत्ति विरूपण कानून ही अस्तित्व में। उत्तराखंड में लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। उत्तर प्रदेश में लागू कानून से सख्त होगा कानून। गृह विभाग में मंथन लगभग हो चुका है पूरा। यूपी के कानून से अलग किए गए हैं कुछ बदलाव। विधेयक को विधानसभा में किया जाएगा पेश। प्रदर्शन दंगे के वक्त संपत्तियों को होने वाले नुकसान की होगी भरपाई। यूपी और हरियाणा जैसे प्रदेशों में पहले ही कानून लागू। उत्तराखंड में लोक संपत्ति विरूपण कानून अस्तित्व में। लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, इस पूरे मामले में जिस तरह से कानून को लेकर जानकारी यहां पर मिल रही है कि आज कानून पटल पर आ सकता है, नियम भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कुछ सख्त रखे गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है?
जी बिल्कुल, उत्तराखंड में जिस प्रकार से अभी तक का जो घटनाक्रम पिछले दिनों घटा है, चाहे हल्द्वानी की वनफुल हिंसा का मामला हो या फिर उससे पूर्व में जहां पर भी दंगे या इस तरह के उपद्रव हुए हैं, उसमें जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उसको लेकर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। और जो निजी भूमि विधेयक है, उस विधेयक को आज सदन के पटल पर रखने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। कोशिश सरकार की यही है कि इस कानून को सख्त से सख्त कानून यहाँ पर बनाया जाए, ताकि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से इस तरह से हिंसा के जरिए या उपद्रव के जरिए सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान ना पहुंच पाए। जो इस तरह के अपराध में जो लोग शामिल होंगे, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर मिल सके और जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई उन अपराधियों की संपत्ति से यहाँ पर की जा सके, उसके लिए लगातार कानून बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी तक की कार्रवाई में ये देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से संकेत दिए थे, तो आज विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज ये विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा और इस विधेयक पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद इसे पास कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में ही इस बात के संकेत यहाँ पर दे दिए थे कि राज्य के भीतर किसी भी प्रकार से उपद्रव और उपद्रवियों की तरफ से की गई हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी में जो चीज घटी है, हल्द्वानी में जिस प्रकार से हिंसा के जरिए निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति को नुकसान वहां पर पहुंचा है, तो ऐसे में वो निकट भविष्य में आगे न बढ़ सके, लोग उन सब चीज़ों से सबक यहाँ पर ले सकें। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या इस तरीके के अपराधों को यहाँ पर अंजाम देना चाहते हैं, उनको सबक यहाँ पर मिल सके, उसके लिए कोशिश यहाँ पर की गई है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी काफ़ी सख्त कानून लाने की तैयारी उत्तराखंड में कर रहे हैं और इस कानून के तहत सीधे तौर पर जो अपराधी होंगे या जो उपद्रवी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी। बजट सत्र के चौथे दिन ये कह सकते हैं कि आज एक तो आय व्यय के जो बजट है, यानी जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया, उस बजट पर चर्चा यहाँ पर होगी। इसके अलावा रेरा की जो वार्षिक प्रतिवेदन जो एनुअल जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। भू संपदा से जुड़ा जो विधेयक है वो यहाँ पर सदन के पटल पर आएगा और जो विधायकों के जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देने का काम सदन के भीतर किया जाएगा। देर रात भी सदन की कार्रवाई यहाँ पर चलती रही, लगभग 11 बजे से ज़्यादा की कार्रवाई देर रात तक यहाँ पर चलती रही। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्राप्त हुआ और अब ये कह सकते हैं कि आज चौथे दिन की शुरुआत भी विपक्ष के आक्रामक तेवरों के साथ यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन सत्ता पक्ष ने उनसे निपटने की अपनी रणनीति यहाँ पर बना ली है। और ऐसे में जब विधेयक सदन के पटल पर आएंगे तो उन सभी विधेयकों को ध्वनिमत से पास कराने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में तमाम तरह की कार्रवाई आज सदन में होनी है। इसके अलावा विपक्ष को लेकर खास तौर पर बात कर लें, जानकारी जिस तरह से आपने दी है कि आक्रामक तेवरों के साथ आएगा, क्या कुछ तैयारी है विपक्ष की? 310 के तहत जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को उठाने की मांग यहाँ पर कर रहा था। विपक्ष ने जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लोकहित के इस महत्व को देखते हुए कार्यस्थगन का प्रस्ताव सदन में दिया था, लेकिन पीठ की तरफ से उसे अस्वीकार यहाँ पर कर दिया गया। ना तो नियम 58 में उसे सुनने की बात की गई है, ना ही अभी इस विषय को स्वीकार करने का काम पीठ की तरफ से किया गया। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विपक्ष के जो आक्रामक तेवर है, अब उन तेवरों से निपटने के लिए सत्ता पक्ष ने भी कड़ा रुख अख्तियार यहाँ पर कर लिया है। सदन के भीतर जो सदन की कार्रवाई है वो बाधित ना हो, उसके लिए सभी सदस्यों से सहयोग की यहाँ पर की जा रही है। प्रश्नकाल अभी गतिमान है। प्रश्नकाल के दौरान जो विपक्ष के जो सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक जो सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं, उनका माकूल जवाब देने का काम सत्ता पक्ष के मंत्रियों की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। जहां पर मंत्री फंसते हुए नजर आते हैं, वहां पर संसदीय कार्य मंत्री बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सदन के भीतर विपक्ष के आक्रामक तेवर है, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी अपनी रणनीति का जो गेर है, उस गेर को बदलने का काम यहाँ पर किया और विपक्ष के उन हमलों को नाकाम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दोपहर बाद के जब समय शुरू होगा, यानी लंच के बाद की जब कार्रवाई शुरू होगी, तब जो विपक्ष के तेवर होंगे वो देखने वाले यहाँ पर होंगे, क्योंकि तब सदन के पटल पर विधेयक भी आएगा, विभागवार बजट पर चर्चा भी होगी। तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि उन सब चीजों से निपटा जा सके। जी बिल्कुल। तो एक तरफ सरकार की तैयारी है, दूसरी तरफ विपक्ष भी लामबंद होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो क्या माना जा सकता है कि आज का सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं? जी अभय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फोन कट गया, शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अभय जुड़े हुए थे, देहरादून से संवाददाता, जानकारी दे रहे थे कि आक्रामक तेवरों के साथ आज विपक्ष विधानसभा में सरकार से सवाल जवाब करता हुआ नजर आएगा।
बजट पर आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा रेरा की एनुअल रिपोर्ट के साथ ही साथ भू कानून को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अंतर्गत प्रदेश की विभिन्न सड़कों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों की 439 किलोमीटर सड़कों के लिए 259 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। तभी सीएम धामी ने कहा है कि सड़कों का नवीनीकरण, सुधारीकरण और सुरक्षा संबंधी कार्य होने से क्षेत्र की जनता के साथ उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को आने जाने में सुविधा होगी, जिसके लिए सीएम ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयस को लेकर शासक स्तर पर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर हाउस ऑफ हिमालयस कंपनी का गठन किया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर समिट के दौरान हाउस ऑफ हिमालयस की शुरुआत की थी, जिसमें राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग के लिए अमूला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालयस का लोकार्पण किया गया। इसी क्रम में हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित किए जाने को लेकर उत्तराखंड के उत्पादों को बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान के संबंध में शासन स्तर ने यह फैसला लिया है। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार बायोगैस को बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक गैस यानी बायोगैस के उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से राज्य के 2 जिलों में बायोगैस के टेंडर दिए गए हैं। इस बात को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी है कि हमारी सोच ये है कि बायोगैस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि उन्हें गाय रखना एक बोझ ना लगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में बायोगैस के टेंडर लिए गए हैं, जिसके साथ 2 रुपए से 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की बात हुई है। और पतंजलि से बाबा रामदेव से भी बात चल रही है। अगर वो हमसे गौमूत्र खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं तो किसानों और पशुपालकों के द्वारा गौमूत्र पतंजलि को सप्लाई किया जाएगा। बन भी चुकी है। 2 जिलों में हम बायोगैस प्लांट के टेंडर कर चुके हैं। हमारी सोच यही है, जैसे आपने बोला, कि मैक्सिमम इंसेंटिवाइज कर सकें ताकि लोगों को गाय रखना एक बोझ ना लगे और उससे उनको कहीं ना कहीं फायदे का प्रपोजल दिखे। तो हमने 2 बायोगैस प्लांट हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में उसका टेंडर कर दिया है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 2 रुपये या 2 रुपये 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदने की बात हुई है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम पतंजलि से भी मेरी बात चल रही है, माननीय बाबा रामदेव जी से, कि अगर वो हमसे गौमूत्र खरीदने के लिए तैयार हो जाएं तो हम जो किसान हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, हम उनसे टाई अप करा के उनकी गौमूत्र भी पतंजलि को सप्लाई करने की बात चल रही है। तो एक लगातार कोशिश है सरकार की कि इस गौशालाओं के माध्यम से, नई पॉलिसीज़ के माध्यम से जो हमारे पशुपालक हैं उनको राहत दी जा सके और निराश्रित पशु सड़कों पर ना सके, उसके लिए कहीं ना कहीं काम हो सके। राज्य सरकार जहां 4 धाम को सुखद बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं विपक्ष पूर्व में केदारनाथ मंदिर के गर्भ में लगे सोने में गड़बड़ी की जांच को लेकर रिपोर्ट मांगता हुआ नजर आ रहा है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में हेली सेवा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि हेली सेवा को उस सीमा तक चलाना चाहिए जहां तक पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। वो तो अच्छी बात है, सरकार 4 धाम की यात्रा की शुरुआत करने के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनको करे, जो आवश्यक तैयारियां हैं उनको करे, पर यह भी जवाब दे कि जब मंदिरों में केदारनाथ में जो सोने की गड़बड़ी हुई, उस पर कमिश्नर की जांच के रिपोर्ट आनी थी। 1 महीने में वो जांच रिपोर्ट आनी थी। अखबारों में आपने भी उस समय की सुर्खियां पढ़ी होंगी कि पर्यटन मंत्री जी ने दिए जांच के आदेश और 1 महीने में रिपोर्ट तलब की है। आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई है। सरकार इस पर भी जवाब देगी, इस पर क्या होगा, हेली सेवाएं कैसे होंगी, क्या होंगी। हेली सेवाओं को उस सीमा तक चलाना चाहिए जिस सीमा तक वहाँ पर कोई नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर या वहाँ के टूरिज्म पर न पड़े, उस सीमा तक चलाना चाहिए। और इसके बाद देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत नहीं पहुंचे ईडी दफ्तर। ईडी ने पूछताछ के लिए 29 फरवरी को किया था तलब। राजनीतिक व्यस्तता होने का दिया हवाला। 7 फरवरी को ईडी ने की थी हरक के ठिकानों पर छापेमारी में लाखों रुपए के आभूषण और दस्तावेज बरामद। तो ईडी ने पूछताछ के लिए 29 फरवरी को बुलाया था
ईडी के सामने पेश नहीं हुए हरक सिंह रावत। छापेमारी में लाखों रुपए के आभूषण और दस्तावेज हुए बरामद। राजनीतिक व्यस्तता होने का हरक सिंह ने दिया हवाला। इस वक्त की अहम जानकारी देहरादून से निकल के सामने आ रही है। 7 फरवरी को ईडी ने की थी हरक सिंह के ठिकानों पर छापेमारी। छापेमारी में लाखों रुपए के आभूषण और दस्तावेज हुए थे बरामद। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से हरक सिंह रावत आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, कुल जिस तरह से 2019 पाखरो रेंज जो प्राइवेट नेशनल पार्क है उसकी जो भ्रष्टाचार का मामला उसमें सामने आया था और उसके बाद जो ईडी ने 7 फरवरी को उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और जिसमें लाखों रुपए की जो आभूषण है और दस्तावेज उस दौरान मिले थे और जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने राजनीतिक व्यस्त होने के कारण उन्होंने ये हवाला दिया है कि मैं राजनीतिक चीजों में व्यस्त हूँ, कि आज नहीं आ पाऊंगा, कुछ समय देने की बात की गई है। वहीं अगर मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करूं और जो हरक सिंह रावत के करीबी है लक्ष्मी राणा, जिनके लॉकर से लाखों रुपए मिले थे और साथ साथ उनके जो लाखों रुपए की ज्वेलरी जो उनके लॉकर से मिली थी, उनके बारे में पूछताछ करने के लिए आज वो ईडी दफ्तर पहुंची है। मंगलवार को उन्हें बुलाया गया था, लेकिन मंगलवार को वो पेश नहीं हुई थी। आज गया है, वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। करीब 11 बजे वो वहां पर पहुंची थी और जो लगातार जो ईडी की टीम है उनसे पूछताछ कर रही है कि ये ज्वेलरी कहां से उन्होंने प्राप्त करी और इसके बिल्स के बारे में चर्चा हो रही है। साथ साथ हरक सिंह रावत की वो करीबी है तो उनके जितनी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी जानकारी ली है। फिलहाल हरक सिंह रावत आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन उनकी करीबी जो पूर्व पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है लक्ष्मी राणा ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है, जो ईसी रोड पे स्थित है और यहाँ पर लंबी पूछताछ उनसे चलने वाली है। और बुधवार को मैं बता दूं, जो आईएफएस अधिकारी जो रेंज में इस पूरे घोटाले में भी उन पे आरोप लगे हैं, सुशांत पटनायक, उनके पास से करीब 98 लाख के जो भारतीय नगद रुपए मिले थे, साथ साथ उनसे विदेशी डॉलर्स भी मिले थे। ऐसे में बुधवार को उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें 12 बजे उन्हें बुलाया गया था। कई अहम मुद्दों पे उन पर चर्चा की। तो पाखरो रेंज का जो मामला था 2019 का, वो एक बार फिर चर्चा होते हुए नजर आ रहा है। ईडी लगातार जो उनके दोषी हैं या फिर आरोपी उनमें घेरे में आ रहे हैं, उनसे पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है 1-2 दिन में हरक सिंह रावत ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आज व्यस्तता का हवाला दिया है हरक सिंह रावत ने, क्या दोबारा सम्मन ईडी का दिया जाएगा हरक सिंह रावत को इस पूरे मामले में, या कोई तिथि निर्धारित हो चुकी है? देखिए, अभी तिथि का तो कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही हरक सिंह रावत 2-3 दिन में ईडी के सामने पेश होंगे और जितने भी उनके सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे या उनके सहयोगियों से जितने सवाल पूछे जा रहे हैं उसको उनसे भी पूछे जाएंगे कि उनके दस्तावेज, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है, जो भी इनके पास नगद मिला है और जितने भी आभूषण मिले हैं उनके बारे में उनसे चर्चा की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखना होगा कि जो तीनों के जो प्रश्न होंगे, क्योंकि सुशांत पटनायक को बुला दिया जाए जो आईएफएस अधिकारी है, साथ साथ लक्ष्मी राणा जो उनकी करीबी रह चुकी है, तो इन सभी के क्वेश्चंस मैच किए जाएंगे, उनके आंसर्स मैच किए जाएंगे। अगर कोई दोषी होगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 या 3 दिन में हरक सिंह रावत भी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे प्रश्नकाल का जो समय है वो लिया जाएगा। और जी बिल्कुल तुषार, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लक्ष्मी राणा की आप बात कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर में, क्या कुछ समय निर्धारित है, कितने घंटे पूछताछ हो सकती है? और इसके अलावा हरक सिंह के नजदीकियों के क्या और लोगों के ठिकाने भी खंगाले जा रहे हैं? क्या इस मामले में कोई जानकारी है अब तक? देखिए, जब 7 फरवरी का दिन था उस दिन जो हरक सिंह रावत थे और साथ साथ जितने भी आरोपी उसमें पेश थे, माफ कीजिएगा, जो आरोपी उसमें शामिल थे, पाखरो रेंज पूरा जो घोटाला हुआ था उसमें जो जांच चल रही थी वो ईडी ने छापेमारी की थी। 16 ठिकाने हरक सिंह रावत के थे, साथ साथ पूर्व आईएफएस किशन चंद हरिद्वार के जो मकान था उन पे छापेमारी की गई, साथ साथ जो आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक था उनके घर में भी छापेमारी करी गई और लक्ष्मी राणा इनको भी दिल्ली से उस दिन बुलाया गया था, इनके घर में भी छापेमारी की गई थी। और इसके बाद पता चला था कि इनके पास लाखों रुपए के आभूषण हैं जो एक लॉकर में बंद है, जिसके बाद लक्ष्मी राणा जी के साथ वहां पर जाया गया और उसके बाद वहां पर उनका जो लॉकर से जितने भी गोल्ड के सामान थे उन्हें जब्त किया गया। तो कहीं ना कहीं अब उनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 3 से 4 घंटे पूछताछ चलेगी, क्योंकि कल सुशांत पटनायक 12 बजे पहुंचे थे और करीब 4-5 बजे उन्हें वहां से छोड़ा गया। तो लंबी पूछताछ चल सकती है, क्योंकि
मुख्यमंत्री हरक सिंह रावत की करीबी है और मनी लॉन्ड्रिंग पे उन पे आरोप लगे हैं। ऐसे में कई सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। 2019 का मामला है। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर देहरादून से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और बाघ के बढ़ते आतंक को लेकर बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार से गंभीर विषय पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि गुलदारों और बाघों के बढ़ते आतंक से पहाड़ी क्षेत्रों में जनता का जीवन आतंकमय हो गया है। इससे तभी निजात मिल पाएगी जब सरकार सदन में इससे निपटने के तरीकों पर चर्चा करेगी। वनाच्छादित क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, लेकिन इसके वन के संरक्षण का आज हमें बड़ा अभिशाप की भांति हमको रहना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि एक दिन का विशेष सत्र जो है उत्तराखंड के जो वन अधिनियम है, जिसके कारण हमारे विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं और साथ साथ जो हम निवाला हमारा जनमानस बन रहा है उसकी समीक्षा के लिए क्या हम कर सकते हैं और उसका प्रदेश में जो आक्रोशित जनता है उनके उद्गार को प्रकट करने के लिए हमने निवेदन किया है कि एक विशेष सत्र का जो है यहाँ विधानसभा में होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी सकारात्मक जवाब दिया है कि हम इसमें बात करेंगे कि अगर कोई विशेष सत्र अगर कोई हो गया तो हम इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि ये बड़े गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ कि आज हरिद्वार की हरकी पेड़ी में हाथी आज चले जा रहा है और जहाँ टाइगर नहीं जाता था वहाँ भी टाइगर मूवमेंट कर रहा है। और रोज आप कोई दिन अखबार देख लीजिए, आप रोज दिन अपनी न्यूज़ देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई निवाला हमारा बच्चा या कोई व्यक्ति हमारा ये वन्य पशु से जो है उसका निवाला नहीं बन रहा है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक खींचतान के बीच हरीश रावत ने पड़ोसी के नाते अपने पड़ोसी पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड में पार्टी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रेरणा से चलने वाली है और उनका विश्वास है कि कांग्रेस के विधायक अपनी ही पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहेंगे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी। करने के बजाय मैं केवल ये कहना चाहूंगा एक पड़ोसी के नाते और हिमाचल और उत्तराखंड का सबसे सीनियर कांग्रेसमैन होने के नाते ये कहूंगा कि हम सब लोग स्वर्गीय वाई.एस. परमार जी और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की लीगेसी से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं और हम कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस कमजोर होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल के विधायक जो है इस स्थिति से बाहर निकलेंगे और सरकार का बहुमत बनाए रखेंगे और सरकार बनी रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।